तो मैं टेनेट 291 बार देख रहा था और देखते देखते मेरे अंदर थॉट आया कि क्यों ना मैं क्रिस्टोफर नोलन की सारी ही मूवीज़ नाप दूँ। मतलब इतनी सारी मूवीज़ मैंने देखी है, उनका फ़ैन भी हूँ, उनकी मूवीज़ पसंद भी है, तो क्यों ना शुरू से ही सारी मूवीज़ देख डाली जाए। और जब मैंने फॉलोइंग से लेकर ओपनहाइमर तक सारी ही मूवीज़ देख डाली एक बाय एक, तो मैंने सोचा क्यों ना इन सभी मूवीज़ को रैंक किया जाए और देखा जाए कि कौन सी क्रिस्टोफर नोलन की सबसे वीकेस्ट फिल्म है और कौन सी सबसे बेस्ट। जहाँ उनकी वीकेस्ट मूवी है उनकी सेकेंड मूवी, जो कि उन्होंने एल पैचिनो के साथ में बनाई थी, इंसोम्निया। जहाँ इंसोम्निया एक डिटेक्टिव थ्रिलर मूवी है जिसके अंदर एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाती है, काइंड ऑफ स्टफ, जिसके अंदर एक डिटेक्टिव जाता है एक छोटे से टाउन में, वहाँ पर कुछ कोई मर्डर हो गया होता है और उसके पीछे आगे पीछे सारी मूवीज़ चलती है। और जहाँ नोलन का एक स्टाइल है कि हमेशा हमको लगता है कि कुछ तो क्रेज़ी या फिर कुछ तो बड़ा आने वाला है या फिर अभी चल रहा है वो होता है, लेकिन सच में जो मूवी की कहानी है वो उसके अंदर उतना कुछ बड़ा या उतना कुछ क्रेज़ी नहीं होता है। हाँ, एंगेजिंग है, अच्छी है, बट प्रेडिक्टेबल भी है। और जब इंसोम्निया देखोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि नोलन ने बनाई है, क्योंकि मूवी के अंदर पहली बात तो जो नोलन का ट्रेडमार्क नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो है नहीं, और ऊपर से मूवी काफ़ी डिफरेंट लगती है। जो माइंड बेंडिंग तरीका जो होता है हर बार नोलन की मूवीज़ के अंदर, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा प्लॉट को स्पून फीड नहीं किया जाता है, जो कि इसमें भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये मूवी काफ़ी स्टे करती है। जैसे डेविड फिंचर हो गए, सैम मेंडिस हो गए, या फिर जो मूवीज़ काफ़ी स्टे करके काफ़ी आराम से काफ़ी सीन्स को या फिर एटमॉस्फेयर को टेक इन करके चलती हैं, ये मूवी उस तरह चलती हैं। एंड ये नोलन का स्टाइल उतना नहीं है। नोलन की मूवीज़ में ये सारी चीज़ें उतनी फील नहीं होती, ब्यूटीफुल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑसम होती है, पर हाँ, ये जो एक रुकने वाला जो स्टिलनेस का फैक्टर है वो नोलन की मूवीज़ में नहीं होता, जो कि इसमें है, और काफ़ी डिफरेंट फील होगी ये उसी की वजह से। जो कि इसके बाद आती है फॉलोइंग, और फॉलोइंग नोलन की फर्स्ट मूवी है जो उसने बनाई थी, और ये मूवी उसने 6.5 लाख में ही बनाई थी। एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूवी है। मतलब तुम्हारे दिमाग की मैक्सिमम कैपेसिटी सारी नसें जला देगी ये, और जो एक न्यूरॉन इस्तेमाल लग जाएगा इसको समझने में। मूवी ख़त्म, मूवी 1.5 घंटे से भी कम है, 1 घंटे 10 मिनट की है, और मुझे इसको समझने में आधा घंटा लगा है। तो कुल मिला के मूवी मुझे 2 घंटे में पड़ी, और काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है। और ये मूवी दिखाती है, इस मूवी से नोलन ने ये शो किया है या फिर एस्टेब्लिश कर दिया है कि हाँ, अगर आपको मूवी बनानी है तो आपको कोई हाई बजट, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन बैकिंग नहीं चाहिए। इफ़ यू आर पैशनेट इनफ देन यू कैन मेक अ मूवी। उस समय 6.5 लाख लगे थे, क्योंकि इक्विपमेंट और जो टूल्स हैं एक मूवी को बनाने के लिए वो इतने ईजिली अवेलेबल नहीं थे, लेकिन आज के ज़माने में ये मूवी ईजिली 10-15 हज़ार में बन सकती है। और उसके बाद आती है एक वॉर ड्रामा फिल्म डंकर्क, जो कि नोलन ने यहाँ पर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर का बहुत भरपूर यूज़ किया था, जो कि वो नहीं करते तो मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती है, बट यही यूज इट वेरी स्मार्टली, जहाँ पर हमें 3 इवेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि आपस में पैरेलल है, और मूवी के एंड तक सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं वे बाय वे, जिस वजह से मूवी बहुत ज़्यादा एंगेजिंग, इंटेंस और थ्रिल से भर जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। और इसके बाद आती है नोलन की सबसे कूलेस्ट फिल्म टेनेट, जिसको मैंने बहुत बार देखा है, मतलब बेहिसाब बार देखा है, क्योंकि मुझे टेनेट बहुत पसंद आई थी। सबसे पहले तो उसका इन्वर्टेड टाइम का जो कॉन्सेप्ट था वो, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कूल इफेक्ट्स यूज़ किए गए थे, वो बिल्डिंग का उड़ना, वो जो पानी, वो जब अपना प्रोटेगनिस्ट का कैरेक्टर सेकेंड हाफ में जब निकलता है और इन्वर्टेड होता है, तो जब टाइम उसके सामने इन्वर्टेड चल रहा होता है, उसके सामने गाड़ियाँ इन्वर्टेड जाती है, लोग इन्वर्टेड जाते हैं, पानी इन्वर्टेड होता है, तो सारी चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। और उसी कूलनेस के लिए ये मूवी नोलन की मेरी वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में चली जाती है आराम से, जो कि लोगों को उस समय उतनी पसंद नहीं आई थी बिकॉज ऑफ इट्स कन्फ्यूजिंग नेचर, क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बट आई थिंक मूवी बहुत ज़्यादा सिंपल, अगर आप उसका इन्वर्टेड टाइम कॉन्सेप्ट हटा दो एंड उसके बाद मूवी की कहानी की तरफ देखने जाओ, तो ये बस एक एक्शन स्पाई मूवी है, जो कि हर मूवी होती है, और उसके अंदर भी यही एलिमेंट्स है, जिसको एंगेजिंग बनाने के लिए नोलन ने वो इन्वर्टेड टाइम का कॉन्सेप्ट डाला, और लोग उस कॉन्सेप्ट को समझने में इतना लग गए कि मूवी उनके लिए कंफ्यूजिंग हो गई। एंड आई थिंक नोलन ने सही कहा था इस मूवी को देखने, बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए, कि डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट
फील इट। जहाँ नोलन के कहने का मतलब यही था कि अकल लगानी है तो ढंग से लगाओ, उस महसूस करके फिर लगाओ, डेढ़ अकल लगाओगे तो फिर धर लिए जाओगे। एंड वही इस मूवी के साथ हुआ, जिस वजह से इसको मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले और लोगों ने उतना अच्छा परसेप्ट नहीं किया, जिस वजह से ये काइंड ऑफ बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। और बस वही पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद आती है बैटमैन बिगिंस, जहाँ 90s में बैटमैन की जो आखिरी की मूवीज़ थी उसमें बैटमैन के कैरेक्टर का पूरा सत्यानाश कर दिया था, जिसके चलते फिर नोलन ने इस पूरे बैटमैन के कैरेक्टर को जो सिनेमा हिस्ट्री में उसको री इन्वेंट किया एंड काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया, जो कि बहुत बढ़िया ओरिजिन मूवी है। और मज़ा आ जाता है देख के, जिस तरह बैटमैन की फ़िलोसॉफी, ब्रूस वेन की फ़िलोसॉफी या फिर उसका ट्रॉमा, उसकी ओरिजिन, उसकी सारी चीज़ों को कवर किया, जहाँ पर वो पर्सनल लाइफ भी आ जाती है। तो काफ़ी बढ़िया ओरिजिन मूवी है। फिर आती है ओपनहाइमर, जहाँ ओपनहाइमर मोस्टली ड्रामा ही थी, जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला सीन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड तरीके से दिखाएगा, लेकिन नोलन ने उसको काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया, क्योंकि मूवी मेनली एक बायोपिक ही थी। और आई थिंक दिस इज़ हाउ पीपल शुड मेक बायोपिक, क्योंकि भाई बायोपिक ऐसी बनाओ कि रेवोल्यूशनराइज ही कर दे वो पूरे सिनेमा को, क्योंकि यहाँ पर बायोपिक को लीनियर स्ट्रक्चर नहीं दिया गया, ना कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल म्यूज़िक बजाया गया, जस्ट एक इंसान के बारे में हमें बताया गया कि उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके आसपास क्या चल रहा था, और उसने जो भी इवेंट्स किए वहाँ पर उसके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उसके अंदर क्या थॉट प्रोसेस उसका चल रहा था। और एक बायोपिक के अंदर हमें एक इंसान के बारे में बताया जाता है, और नोलन ने लिटरली उस कॉन्सेप्ट को पकड़ ही लिया और स्टिक कर गए उस पर, और उस इंसान के बारे में, ओपनहाइमर के बारे में हमें इन एंड आउट सब कुछ बता दिया। फिर आती है द डार्क नाइट राइजेस, जहाँ नोलन की जो बैटमैन ट्रायोलॉजी थी उसकी लास्ट मूवी थी, और आई थिंक दिस इज़ हाउ यू शुड एंड अ ट्रायोलॉजी, ना कि स्पाइडरमैन 3। सॉरी ठीक है, नहीं उधर नहीं जाते हैं, बट हाँ काफ़ी अच्छी तरीके से जो बैटमैन की स्टोरी चल रही थी पिछली 2 मूवीज़ से, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंक्लूड किया गया। बहुत ही अच्छा विलन इंट्रोड्यूस किया गया, और कैट वुमन भी अच्छी थी। और फिर आती है इंटरस्टेलर, जहाँ पर हमें यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो लोग हर बार इसकी तारीफ़ करते हुए मिस आउट कर जाते हैं, कि कितना रियलिस्टिक लगता है सारी चीज़ें और कितनी बिलीवेबल लगती है। जहाँ जब ये लोग स्पेस में जा रहे होते हैं तो यू फील लाइक कि हाँ ये लोग सच में स्पेस में जा रहे हैं। जब ये लोग वो ब्लैक होल ट्रेवल कर रहे होते हैं, तब आपको सच में फील होता है कि हाँ ये लोग ब्लैक होल ट्रेवल कर रहे हैं। और जब वो उस डायमेंशन में पहुँच जाता है तो यू फील कि हाँ इट इज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल, और ये सच में हुआ। ये लोग कहीं गए होंगे डायरेक्शन पे, और वहीं पे ये मूवी शूट करी है। यह मूवी उन सारी ही स्पेस रिलेटेड चीज़ों को उतना बिलीवेबल बना देती है कि आपको लग रहा होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से आप कहानी से बेटर कनेक्ट करते हो, कैरेक्टर्स से बेटर कनेक्ट करते हो, उसके इमोशंस और थीम से बेटर कनेक्ट करते हो, और इससे ओवरऑल मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है। जहाँ इसके बाद आने वाली मूवी और इसके बीच में मैं कंफ्यूज था कि किसको ऊपर रखूं, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ों में देखो दोनों मूवीज़ बराबर ही हैं। भले कैरेक्टर्स की बात कर लो, कॉन्सेप्ट, उनको दिखाने का तरीका, राइटिंग, सारी चीज़ें, म्यूज़िक, सारी चीज़ें में दोनों मूवीज़ ऑलमोस्ट सेम है। बट एक चीज़ है जिसमें इंसेप्शन हल्की सी एज के साथ जीत जाती है, और वो है एंटरटेनमेंट वैल्यू। जहाँ इंसेप्शन देखते समय ज़्यादा मज़ा आता है यार। I mean, देखो इंटरस्टेलर बढ़िया मूवी है, देखने में मज़ा भी आता है, बट ऑल इन ऑल इंसेप्शन देखने में उससे थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है बस। जहाँ इसके बाद नोलन की सेकेंड बेस्ट मूवी आती है द डार्क नाइट, और इसके बारे में क्या ही बोलूँ। सारे कैरेक्टर्स की राइटिंग, जोकर की राइटिंग, इतने सारे मेमोरेबल डायलॉग्स, इतनी सारी थीम्स, बैटमैन का कैरेक्टर जिस तरह से यहाँ पर सेटअप करते हैं, गोथम के लोग, जितनी सारी फिलोसॉफीज इस मूवी के अंदर फेंक के मारी है, और उन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना, दैट्स व्हाट क्रिस्टोफर नोलन डिड, एंड ही डिड इट ब्रिलियंटली। दिस मूवी इज़ अ मास्टरपीस, और इसकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने रख दी बस नंबर 2 में। अब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मास्टरफुल सुपर हीरो मूवीज एवर मेड इन सिनेमा हिस्ट्री, और जोकर का तो बेस्ट पोर्ट्रियल था। और फिर इसके बाद आती है नोलन की सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बढ़िया मूवी द प्रेस्टीज, जहाँ जब हमें कुछ मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है तो हम उन्हें बार बार रिवॉच करते हैं ताकि वही फीलिंग हम बार बार ले सकें। लेकिन कभी भी कोई मूवी हमें देखते समय हर बार फ्रेश फील नहीं होती, पर ये है ये मूवी भाई हर बार मैं जब भी देखता हूँ इसे, ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहा हूँ। हर बार न्यू, हर बार फ्रेश फील होती है।
और आई डोंट नो क्रिस्टोफर नोलन ने इसमें क्या किया है, लेकिन आई डोंट नो हर बार फ्रेश फील होती है, हर बार नई फील होती है कि मैं जैसे कोई नई फिल्म आप पहली बार जब देखते हो वही फीलिंग इस मूवी के हर रिवॉच में मिलती है। हर बार मुझे कुछ न कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ तो है कि हर बार नई डिटेल्स, हर बार कोई नई लेयर, हर बार कोई नया कैरेक्टर के कोई न्यूएंसेस, हर बार कोई नई फील, हर बार कोई ना कोई फ्रेश फीलिंग ये मूवी देखी जाती है। एंड दैट्स द रीज़न कि ये क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेस्ट फिल्म है मेरे लिए। बाकी आप लोग अपनी लिस्ट बताना, आपको क्या लगा कि मेरी लिस्ट कैसी थी, अच्छी मतलब कुछ अच्छा बुरा लगा हो तो वो बोल देना, एंड अगर रिजेंबल करती हो तो वो भी बता देना, एंड अगर आपकी कुछ अपनी लिस्ट हो जहाँ पर आपने कोई रैंक कर रखी हो उनकी मूवीज़ तो वो बता देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जोकर उठा के ले जाएगा। बाय।